हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th की उर्दू की किताब जान पहचान का एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने इस वीडियो में वही चीज़ें रखी हैं, वही चीज़ें ली हैं जो कि एग्ज़ाम में 101% आने की उम्मीदें हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में सीन अनसीन पैसेज आते हैं, दरसी और गैर दरसी इक़्तिबास आते हैं। आपकी नज़रों के सामने आंसर्स होते हैं, जिसमें से टोटल कुल मिला के 20 नंबर का आपकी नज़रों के सामने आंसर होता है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ नहीं रखी है, आप सभी इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जो सीन अनसीन पैसेज होते हैं बेटे, नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं, उसको आप पढ़ते हो, फिर पैराग्राफ में से उठा करके आप उसका आंसर दे देते हो, और जो कि बिल्कुल राइट होता है, क्योंकि उसके आंसर आपकी नज़रों के सामने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुहावरों से जुमले बनाएं। जैसे है, छठी का दूध याद आना, इतने जूते मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है। दांतों में उंगलियां दबाना, सर्कस में अजीब व गरीब करतब देखकर लोग अपनी दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि मुहावरों से जुमले बनाएं, तब आप मुहावरों से जुमले बनाएं। अगर ये भी पूछा जाए कि मानी के साथ जुमले बनाएं, तब बनाना, लेकिन जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर करना है आपको। आपे से बाहर होना, असलम तुम तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हो। फूला न समाना, नदीम के अव्वल आने पर अम्मी फूली न समाई। दिल भर आना, पड़ोसी को मुसीबत में देखकर मेरा दिल भर आया। खोपड़ी में न समाना, मैं इतनी देर से समझा रही हूँ, मगर ये बात तुम्हारी खोपड़ी में क्यों नहीं समा रही है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, जब मेरी अम्मी को गुस्सा आता है तो हम भाई बहनों को कहती हैं कि तुम सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। अब कह रहे हैं लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना। तो बेटे, कभी कभी एग्ज़ाम में लफ्ज़ भी आ जाते हैं जो कि आपको मेक सेंटेंस बनाने होते हैं। मुहावरों का भी जुमला बनाना होता है और लफ्ज़ों का भी। तो जैसे पहला ही लफ्ज़ है बेटा कि मुलाजिमीन यानी एम्प्लॉइज़ को बोलते हैं। मेरे ऑफिस के सारे मुलाजिमीन बहुत ईमानदार हैं। इकलौता, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। आलूदगी मतलब गंदगी, प्रदूषण, पॉल्यूशन। आलूदगी की वजह से पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल रही है। दरिया मतलब नदी। जमुना एक बड़ा दरिया है यानी नदी है। तो बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन है बेटा कि तशबीह से आप क्या समझते हैं, मिसाल देकर समझाएं। ये बहुत अच्छे से मैंने क्लास में आप सभी को पढ़ाया था। जब हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बताते हैं, उसके जैसा दिखाते हैं, यकसा करार देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तशबीह कहते हैं। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, और पूरे के पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, कह रहे हैं कि इसमें ख़ास, बेटे ध्यान से सुनना, इसमें ख़ास, इसमें मौरफ़ा को बोलते हैं यानी प्रॉपर नाउन को बोलते हैं, ठीक है। इसमें आम यानी कॉमन नाउन, इसमें नकरा को बोलते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 3 सवाल इससे हर हाल में पूछे जाएंगे। इसमें आम, इसमें ख़ास आप अच्छे से जानते हो। इसमें ख़ास किसे बोलते हैं कि जो ख़ास शय होती है, चीज़ होती है, आज शख्स होता है, जगह होती है, जो बहुत ख़ास होती है, उसका एक प्रॉपर नाम होता है। और कॉमन नाउन यानी इसमें आम, जिसका कोई नाम नहीं होता, जैसे लड़कियाँ, तो ये इसमें आम है। तो इसमें आम, इसमें ख़ास में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहे अकबर, बादशाह, रघुपत, बहादुर, बेटा, राजपूताना, ये सारे अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब कह रहे हैं इसमें से बताओ कि क्या है। अब जैसे इसमें आम को हम इसमें नकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकरा। जैसे
बादशाह, बहादुर, बेटा, घोड़ा। लेकिन जब बेटे का कोई नाम होगा तो वो ख़ास हो जाएगा, यानी इसमें मौरिफा हो जाएगा। घोड़े का नाम चेतक रख दिया तो चेतक क्या है, इसमें ख़ास है। तो इस तरीके से बेटे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें ख़ास यानी प्रॉपर नाउन में क्या, अकबर, रघुपत, राजपूताना। या फिर एग्ज़ाम में ऐसे आपको दे देंगे कि अकबर कौन सा इस्म है, तो आप सीधे लगाएंगे इसमें ख़ास, या फिर इसमें मौरिफा होगा, इसमें ख़ास न दे करके चेंज करने यानी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए वो इसमें मौरिफा भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं वो निशान जो किसी जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। जब हमारा कोई सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, कोई वाक्य पूरा हो जाता है, कोई जुमला हमारा पूरा हो जाता है, तो बेटे हम ख़त्मा का निशान लगाते हैं। किसका निशान लगाते हैं, ख़त्मा का। जैसे हिंदी में जब कोई वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। इंग्लिश में जब हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम उसका फुल स्टॉप लगा देते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है हिंदी इंग्लिश वर्जन में, ताकि ग्रामर अच्छे से तैयार हो जाए। बहुत खूब, ये तुमने बहुत अच्छा किया। इस तरह के जुमले में कौन सी अलामत लगाएंगे, तो आप सबको पता है जहाँ पे ओहो, शाबाश, क्या कहने, आहा, जहाँ पे कोई फीलिंग्स, कोई एहसास जाहिर हो, जहाँ पे जोश हो, वलवला हो, तो वहाँ पर हम फजाइया का इस्तेमाल करते हैं, निदाइया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी। अब कह रहे हैं पेड़ का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ पर्यायवाची को बोलते हैं, सिनोनिम्स को बोलते हैं, और उर्दू में बेटे किसको बोलते हैं, मुतरादिफ बोलते हैं। तभी कह रहे हैं पेड़ का मुतरादिफ क्या होगा, तो क्या होगा, शजर होगा, ना कि जंगल, डाली, पत्ती नहीं। शजर मतलब पेड़ होता है, दरख्त मतलब पेड़ होता है। अगर पेड़ का दरख्त भी दे दिए ना बेटा तो आप दरख्त भी पे भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। शिकस्त का मुतजाद क्या होगा। शिकस्त, शिकस्त मतलब होता है हार। पहले मतलब पता कर लो। शिकस्त मतलब हार और मुतजाद मतलब विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। तो इसका क्या होगा, शिकस्त का अपोजिट मुतजाद होगा फतह। अगर हार का होता तो जीत होता, लेकिन शिकस्त का है तो फतह होगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका रिप्लाई आपके कमेंट में दूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। आगे है बेटा कि कल मैं बाज़ार जाऊंगी। इसमें कौन सा फ़ेल है। हमने आपको एग्ज़ाम में क्लास में आपको फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल पढ़ाया था ना। जैसे आपने हिंदी में पास्ट टेंस प्रेजेंट पढ़ाना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़ाना, वैसे उर्दू में भी हम पढ़ते हैं फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल। तो कह रहे मैं जाऊंगी यानी फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ़ेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। अगर यहाँ पे होता कि कल मैं बाज़ार गई थी, यहाँ पे अगर थी होता ना बेटे तो ये फ़ेल माजी हो जाता। आज मैं बाज़ार में हूँ, मैं अभी बाज़ार में हूँ, तो फ़ेल हाल हो जाता। तो इस तरीके से आप सभी से अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अब कह रहे हैं अरवाह, रूह की क्या है बेटा, अरवाह रूह की क्या है, जमा है। ये सब हमने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा था। रूह की जमा क्या होगी, अरवाह। अब ख़त की जमा क्या है, ख़त की जमा ख़ती नहीं, ख़तें नहीं, ख़त नहीं, ख़ुतूत होगा। यानी जमा बहुवचन, ख़त क्या है, एक वचन है, यानी सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा है ना, वही चीज़ है बेटे। अब कह रहे हैं रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। आपके सिलेबस में मीर अनीस का एक चैप्टर है रुबाइयात करके, ठीक है। तो उसी का सवाल ये पूछा गया है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। ध्यान रखना रुबाई में हमेशा 4 मिसरे होते हैं, ओके। पुख्ता का मुतजाद क्या होगा, पुख्ता का मुतजाद क्या होगा। पुख्ता बेटा होता है मजबूत। पुख्ता का मतलब क्या होता है, मजबूत। अब यहाँ पे मुतजाद पूछा है, अब मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट, विलोम। तो इसका क्या होगा, पुख्ता का होगा कच्चा। क्या होगा, कच्चा। या फिर ना पुख्ता भी आप यहाँ पे अगर होगा तो वो भी टिक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बेटे देखिए कह रहे हैं कि नज़दीक का मुतजाद दिमाग में बिठा लीजिए। विलोम शब्द को बोलते हैं, सिनोनिम्स को बोलते
एंटोनिम्स को बोलते हैं, ठीक है। मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। नज़दीक का क्या होगा? नज़दीक मतलब पास। नज़दीक का मानी क्या होता है? पास होता है। अब अपोजिट पूछ लिया है, विलोम शब्द पूछ लिया है, तो नज़दीक का क्या होगा? दूर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी करेंगे। वैसे आपके एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिनके मार्क्स होंगे 2-2, यानी पूरा टोटल 16 मार्क्स का इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो बेटे ध्यान रहे कि बहुत ध्यान से आप उसका आंसर करेंगे, क्योंकि अगर आपने गलत टिक कर दिया तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, तो बहुत ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं अदम मौजूदगी का मतलब क्या होता है, इसके मानी पूछ रहे हैं। तो अदम मौजूदगी का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, गैर हाजिर होगा। क्या होगा बेटा? अदम मौजूदगी का मतलब क्या होगा? गैर हाजिर। ध्यान रखेंगे इसका मतलब। ये कहीं कहीं कभी कभी बेटा यहाँ पे अल्फाज मायने भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसको अच्छे से करना है। अदम मौजूदगी का मतलब क्या होगा? गैर हाजिर यानी एब्सेंट। ओके, आगे देखते हैं। हामिद आगरा गया, वहाँ से किताब लाया। इसमें हामिद क्या है? हामिद क्या है? हामिद एक नाम है, इस्म है, तो इसमें नकरा इसमें मारिफा में ये पूछा जाएगा, है ना। तो इसमें मारिफा यानी क्या होगा बेटा? इसमें मारिफा यानी ख़ास है। हामिद नाम है किसी का, तो प्रॉपर नाउन है, तो इसमें मारिफा होगा, ठीक है। अगर ख़ास होता तो ख़ास पे आप टिक करते। मुअय्यन का क्या मतलब होता है? आपने एक शेर पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, निसाब में, कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसका मतलब पूछा गया कि मुअय्यन का मतलब क्या होता है। मौत कह रहे हैं मौत मुअय्यन है, तयशुदा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तय, है ना। मौत का एक दिन मुअय्यन है, यानी हर किसी को पता है कि मौत आनी ही आनी है, यानी इसका मतलब होगा तयशुदा। आगे चलते हैं। कौल का मतलब क्या होगा? कौल मतलब होता है बेटा वादा। क्या होता है कौल का मतलब? वादा। आपके निसाब में एक चैप्टर कौल वाला है ना, तो कौल का मतलब होता है वादा। आगे चलते हैं। शमशीर, शमशीर का मतलब क्या होता है? शमशीर का मतलब होता है तलवार, ना कि चाकू, चिमटा, सुई। शमशीर का मतलब होता है तलवार। आगे चलते हैं। फ़र्ज़ की जमा क्या होगी? फ़राइज़ होगी। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे शिकस्त हो गया, फ़तह हो गया, फ़र्ज़ हो गया, फ़राइज़ हो गया, रूह, अरवा, फ़ौज, अफवाज, ये सारे इस तरीके के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब कह रहे हैं किस लफ्ज़ में लाहिका का इस्तेमाल हुआ, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि लाहिका किस में इस्तेमाल हुआ है। लाहिका मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक लगाना है। किसी भी अल्फाज के आखिर में जब कोई मुरक्कब जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाहिका बोलते हैं। अब देखो, बे क्या है? साबिका है। हम क्या है? साबिका है। बद क्या है? साबिका है। अकल मंद, मंद यानी लाहिका। कोई भी अल्फाज के आखिर में जब कोई नया अल्फाज जुड़ा होता है, लफ्ज़ जुड़ा होता है, तो वो लाहिका होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा अक्लमंद। आगे देखिए, कह रहे किस लफ्ज़ में साबिका का इस्तेमाल हुआ है? किसका? साबिका का। साबिका, साबिका ज़रूरतमंद लाहिका हो गया, हैरत अंगेज़ लाहिका हो गया, ईदगाह क्या हो गया? लाहिका हो गया। गैर ज़रूरी यानी शुरू में कोई ऐसा अल्फाज जिसके शुरू में नया लफ्ज़ जुड़ जाता है तो वो साबिका कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब बेटे आते हैं हम बड़े बड़े नंबरों के साथ। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कह रहे हम्द नज़्म का मरकज़ी ख़याल बयान करें। हम्द नज़्म किसने लिखी है? इस्माइल मेरठी ने, सबको पता है। चलिए फटाफट इसे ध्यान से सुन लीजिए आप सभी। कह रहे हैं अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। ज़मीन, आसमान, आसमान के ऊपर मद लगा लेना, फल, फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और इस रहमत और उसका करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, करना ही चाहिए। बेटा अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब कह रहे हैं हम्द नज़्म का खुलासा। कभी कभी बेटा आपसे मरकज़ी ख़याल पूछेंगे या फिर खुलासा पूछेंगे या फिर
पैगाम पूछेंगे। अब जैसे नेकी और बदी नज़्म है ना, तो इसका पैगाम आपसे पूछा जा सकता है ना। पहाड़ और गिलहरी नज़्म है तो इसका पैगाम पूछा जा सकता है। पैगाम यानी आपको इस नज़्म को पढ़ने के बाद क्या मैसेज मिला, क्या इसका उद्देश्य क्या रहा है ना। अब चलिए खैर, खुलासा मतलब हमद नज़्म आपने पढ़ी है, उसको आपको अपनी ज़बान में बयान कर देना है। अब देखिए, इस्माइल मेरठी कहते हैं कि मैं उस खुदा की तारीफ़ करता हूँ जिसने ज़मीन आसमान बनाए, मिट्टी से फल फूल पैदा किए, हमें सूरज की हरारत से गर्मी और रोशनी दी है। उसने तरह तरह के परिंदे बनाए जो हरदम उसकी अज़मत के गीत गाते हैं, यानी तस्बीह ख्वां है ना। चिड़िया को तस्बीह ख्वां बोला गया है ना, कि सुबह जब वो उठती है तो चहचहा कर अल्लाह की मदहोसना करती है। उसने अपनी रहमत से हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। दुनिया की हर चीज़ से उसकी सिफत और कारीगरी जाहिर होती है। उसने ये दुनिया बेमकसद नहीं बनाई, बल्कि उसका एक मकसद है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, और पूरे के पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब कह रहे हैं नेकी और बदी नज़्म से हमें क्या पैगाम मिलता है। अब फाइनल ईयर में आपसे ये पूछा जा सकता है, फाइनल एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहाड़ और गिलहरी नज़्म से हमें क्या पैगाम मिलता है। अब यहाँ पे आपका टर्म 1 है, तो यहाँ पे नेकी और बदी का पूछ रहे हैं, तो क्या पैगाम मिला है बेटा, ध्यान से देखेंगे। नेकी और बदी नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने हमें ये पैगाम दिया है कि ये दुनिया एक दारुल अमल है, यहाँ जो जैसा करता है वैसा भरता है, यानी जो इंसान अच्छे काम करेगा उसे उसका अच्छा सिला मिलेगा, है ना, और जो बुरा काम करेगा उसको उसका बुरा सिला मिलेगा। शायर कहता है कि हर इंसान को नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना कि बुराई का रास्ता, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान जैसा करता है उसको दुनिया में ही उसका फल मिल जाता है। अब देखिए, मैंने इसका मरकज़ी ख्याल भी दे दिया बेटा, ये भी 5 नंबर का पूछा जा सकता है। सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, मरकज़ी ख्याल में, पैगाम में, खुलासा में, ठीक है। खुलासा थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा करके लिखना होता है। अब मरकज़ी ख्याल है तो हम देखिए क्या करेंगे। शायर नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि दुनिया एक दारुल अमल है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इंसान अगर अच्छे अमल करता है तो उसे उसका अच्छा ही सिला मिलता है, और अगर उसके अमल नेक और साले नहीं होते हैं तो उसे बदले में भी फूल नहीं बल्कि कांटे मिलते हैं। जो बबूल का पेड़ लगाएगा उसे बबूल नहीं बल्कि उसके हाथ कांटा ही आएगा। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इंसान को बदी के बजाय नेकी का रास्ता चुनना चाहिए। तो ये सब आप करेंगे ना बेटे, तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए देखिए, अब क्वेश्चन आंसर पे हम सभी आ जाते हैं कि इम्तिहान में पूछे जाने वाले ज़रूरी सवालात। ये मैंने वही क्वेश्चन आंसर बेटे उठाए जो कि मैं श्योर हूँ कि 101% यही आएंगे, ठीक है। आप अपनी भी तैयारी रखिएगा, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। कह रहे सूरज को चश्मा क्यों कहा गया। चश्मा आंखों पे लगाने वाला चश्मा नहीं, ध्यान दीजिए। सूरज ही से गर्मी और रोशनी मिलती है, इससे फल और अनाज पकते हैं, इसलिए शायर ने सूरज को सरे चश्मा कहा है। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है। सुबह व शाम परिंदे चहचहा कर खुदाए बुजुर्ग व बरतरी की तारीफ करते हुए इसलिए शायर ने चिड़िया को खुदा का तस्बीह ख्वां कहा है ना। वो अपनी आवाज़ों में चहचहा कर खुदा की मदहोसना की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियां होती हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त आपसे कपड़े उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश कर देते हैं, किराया भी आप ही से दिलवाते हैं, दूसरे लोगों के सामने आपसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करेंगे कि जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो ये होती है बेतकल्लुफ़ी से परेशानी। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं श्योर हूँ ये वाला क्वेश्चन आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा पेपर आपका कैसा गया। ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, है ना। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं, इस मिसरे में शायर कह रहा है कि तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख देंगे बहुत ही आसान ज़बान में। अब कह रहे हैं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर का क्या मुराद है। यानी शायर क्या कहना चाह रहा है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद ये है, यहाँ किसी चीज़ का बदला मिलने में बिल्कुल देर नहीं होती। इंसान को उसकी नेकी का बदला नेकी और बदी का
नेकी नेकी और बदी का बदला बदी में हाथ के हाथ मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप करेंगे। अब कह रहे हैं किसकी नाव पार उतरती है। अब कह रहे हैं जो दूसरों की नाव पार उतारता है अल्लाह ताला उसकी भी नाव पार उतार देता है। यानी हमेशा आप नेकी का काम करोगे बेटा ना, तो कभी परेशान नहीं रहोगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। कह रहे जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। तो जालिम को जुल्म का बदला ज़रूर मिलता है। अगर कोई किसी का खून बहाता है, कत्ल करता है, तो कोई ना कोई उसे भी कत्ल कर देता है। यानी जो नेक काम करते हैं हमेशा उनके साथ नेकी होती है, और जो बुरा काम करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। एक क्रिमिनल बेटा मारा ही जाता है ना। अब कह रहे हैं अकबर किस खानदान का बादशाह था। सबको पता है ये वाली बात, आपने एसएसटी में भी पढ़ रखा होगा। अकबर मुग़ल ख़ानदान का मशहूर बादशाह था, इसलिए उसे अकबर आज़म कहते हैं। अब कह रहे हैं क्वेश्चन है, देखते जाइए बेटा। यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं डाली है, बट मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं डालती गई, ठीक है। अब कह रहे हैं राजपूतों के सरदार का क्या नाम था, वो जंगल में क्यों छुप गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से देखेंगे। अक्सर करके हम लोग इसका गलत आंसर लिखते हैं कि राजपूतों के उस सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह था। क्या था? राणा, वैसे पूरा नाम इनका महाराणा प्रताप सिंह था, ठीक है। तो अब राणा प्रताप सिंह था, वो मुग़लों की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाया था, इसलिए जंगल में जाके छुप गया था। इस तरीके से हम लिखेंगे। अक्सर करके हम लोग ना रघुपत को लिख देते हैं, तो नहीं, राणा प्रताप था राजपूतों का जो सरदार था। अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ था। अकबर बादशाह जो था वो रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ था, यानी अट्रैक्ट हुआ था। अकबर रघुपत की बहादुरी और इफ़ाए वादा जब आपने ये कहानी पढ़ी होगी ना बेटे, तो आपको समझ में आया होगा। उसने एक फ़ौजी से बोल के गया था कि मैं अपने बच्चे को देख के आ जाऊंगा, तब आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना। उसने वादा निभाया और अपने बच्चे को देख करके खुद उनके पास पहुंचता है। तो वो फ़ौजी जो होता है ना, फ़ौज का जो सरदार होता है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है कि उसको पता था कि रघुपत आएगा तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी को पता चल जाए कि मुझे वहाँ जाने में मेरी मौत ही आनी है, मुझे फांसी की सज़ा हो जानी, तो वो तो भाग जाता, लेकिन नहीं भागा, उसने अपना वादा निभाया। इफ़ाए वादा की वजह से बहुत मुतासिर हुआ और उसने उसे माफ़ कर दिया, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया। तो अकबर ने रघुपत को माफ़ करके उसका दिल जीत लिया, जबकि जंग के ज़रिया वह उसे नहीं जीत पाया था, है ना। कहते नहीं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा करके ही उस चीज़ को हासिल करो। बहुत सी चीज़ें आप इत्मीनान से, सुकून से, प्यार से, मीठी आवाज़ में बात करें तो वो काम आपका बन सकता है। ज़रूरी नहीं है बेटा कि कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको तलवार ही चलानी पड़े। इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत है, यानी हमारी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ध्यान देंगे। इंसानी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि वो फ़ानी और बेसिबात है। यानी बेटा ये जो हमें ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अता की है, एक दिन मिट जाने वाली है, फ़ना हो जाने वाली है। जिस तरह पानी के बुलबुले की ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर होती है। आपने पानी उबलते हुए देखा होगा, उसमें बुलबुले उठते हैं और बैठ जाते हैं, तो बहुत ही कम वक्त के लिए बुलबुले उठते हैं और फिर बैठ जाते हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी चंद रोज़ा ही है। किसी को नहीं पता बेटा कि ये मौत हमें कब आएगी, किसी को नहीं पता, लेकिन आएगी ज़रूर। आगे चलते हैं। कह रहे शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया। देखो शेर, ये शेर मतलब शेरो शायरी वाला, और एक शेर जंगल वाला, इसको बोलते हैं बेटा हम आवाज़ अल्फाज। शेर जंगल वाला शेर, इस तरीके से, ठीक है। कह रहे हैं शायर ने शेर में खुद ही को खाना ख़राब कहा है। क्या कहा है? अपने आप को ही खाना ख़राब का। खाना ख़राब का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद आशिक से है, ठीक है। खाना ख़राब का मतलब जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद आशिक। आगे चलते हैं। आलूदगी से क्या मुराद है। अब यहाँ पे हिंदी में होता कि प्रदूषण से आप क्या समझते हो, अगर इंग्लिश में होता व्हाट इज़ अ पॉल्यूशन, है ना, तो आप सीधे फटाफट आंसर कर देते। लेकिन उर्दू में क्या पूछा गया? आलूदगी। तो पानी में ऐसी गंदगी का शामिल होना जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो, उसे आलूदगी कहते हैं। या आलूदगी मक्खियों, बीमारियों के जरासीम, गर्द गुबार और कारखानों से निकले धुएं और गैसों से पैदा होती है। तो आपको ये वाली बात तो पहले से ही पता है, बस अच्छे से लिख देना है आपको।
खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती हैं, किस तरह, ये इतनी सी बात पढ़ानी नहीं पड़नी चाहिए बेटा, मेरे ख्याल से सबको आनी चाहिए कि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर खुली रहेगी तो उस पर गर्द गुबार आके बैठेगी, गंदी मक्खियाँ आके बैठेंगी और उसे जब हम खाएंगे तो 101% हमें बीमारी होना है। तो खाने पीने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाए तो मक्खियाँ, गर्द गुबार, बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। आगे चलते हैं, कह रहे हैं पानी में आलूदगी किस तरह से पैदा होती है। गंदगी, आलूदगी मतलब गंदगी, फिर से ध्यान में बिठा लो, पानी में गंदगी किस तरह का पैदा होती है, तो आलूदगी एग्जाम में आपके आएगा। बावलियों, तालाबों और नहरों के पानी से कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, इंसानों को नहाने और फैक्ट्रियों के कचरे नदी तालाबों में मिलाने से पानी में आलूदगी पैदा हो जाती है। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली। एक बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने नहीं पढ़ा था ये वाला सवाल, ना ही मेरे टीचर ने मुझे कभी बताया था, शायद बताया होगा, मैंने जाना नहीं होगा कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। मैंने वहाँ पे ऑप्शन में था पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान लगा दिया। नहीं बेटा, उर्दू हिंदुस्तान की खालिस ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, दिमाग में बिठा लो। उर्दू कहाँ पैदा हुई है, हिंदुस्तान में, ठीक है। तो उर्दू शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई और शोर सैनी ज़बान से निकली है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है ना। कितनी मीठी प्यारी शीरीनी ज़बान है कि बस मन करता है कोई बोलता जाए और सुनते जाए। हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी, आर्याई के ऊपर मत लगेगा बेटा। हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं, तो हिंदी, उर्दू, बंगली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असामी और उड़िया हिंद आर्याई ज़बानें। ये जितनी भी ज़बानें मैंने आपको बताई है ना बेटा, ये सारी की सारी ज़बानें जो हैं हिंद आर्याई ज़बानें हैं। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है, तो शोर सैनी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, शोर सैनी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा कि संस्कृत किस ज़बान की शाख है, तो संस्कृत आर्याई ज़बान की ही एक शाख है। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत एक बहुत ही पुरानी ज़बान है, ठीक है। अब कह रहे हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम, ये भी आप सभी ने एसएसटी में पढ़ रखा होगा। तो दो यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो कि बहुत ही मशहूर है, एक तो कोल है और एक दूसरा मुंडा है। क्या है, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम क्या है, कोल और मुंडा। ओके, आगे चलते हैं। अपनी सना आप कौन करता है। आपने देखा होगा बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर वक्त अपनी ही तारीफ मदहोसना करते रहते हैं। तो जो कम अकल लोग होते हैं ना, वही अपनी आप ही तारीफ करते रहते हैं और ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। भले सुन लो उनके मुंह पे, लेकिन कोशिश करना कि अपने आप से ही अपनी तारीफ कभी मत करना, ठीक है। अगर आप कुछ और अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, यकीन मानो बेटा, आपको मुँह से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने वाला खुद आपकी वाह वाह कर बैठेगा। तो जो कम अकल लोग होते हैं वो अपनी सना आप ही करते हैं। सॉरी। अब कह रहे हैं कि शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा, तो इस दुनिया की हर चीज़ फना होने वाली है और मिट जाने वाली है, इसलिए शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी कहा। बेटे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। कह रहे खाली ज़र्फ़ के सदा देने से क्या मुराद है, ध्यान रखो इस बात क्वेश्चन पे। ज़र्फ़ मतलब बेटा होता है बर्तन। क्या, ज़र्फ़ मतलब क्या होता है, बर्तन, ठीक है। और खाली बर्तन, हमने एक खाली गिलास फर्श पे दे मारा तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, और अगर उसी गिलास में हमने भर करके पानी भरे हुए गिलास को अगर हम ज़मीन पे गिराएंगे, फेंकेंगे, तो आवाज़ बहुत कम आएगी। अब इसका आंसर सुनिए आप सभी, कि वो लोग जो कुछ भी नहीं होते वो खुद को बहुत कुछ साबित करते रहते हैं। खाली बर्तन से आवाज़ निकलती है और भरा हुआ बर्तन आवाज़ नहीं देता। यानी कम अकल लोग ही अपनी तारीफ आप करते रहते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो बहुत कम गो होते हैं, कम बात करते हैं और बहुत ही शाइस्ता मिजाज के होते हैं। वो अपनी तारीफ अपने आप से कभी नहीं करते, किसी किसी के नेचर में होता है ना बेटे। अब कह रहे हैं दिल में फरोतनी को जगह कौन देता है, दिल में फरोतनी को जगह कौन देता है, तो जिस शख्स को खुदा रुतबा देता है। क्या कह रहे हैं कि जिस शख्स को खुदा रुतबा अता करता है। रुतबा मतलब बेटा ना ओहदा, आप सभी सुन रहे होंगे, ओहदा।
जिस शख्स को खुदा रुतबा अता करता है वो अपने दिल में फरोतनी को जगह देता है। ध्यान रखिए, जगह यहाँ पे गलत हो गया बेटा, जगह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे कि लेन शो ने बीवी से क्या क्या साराई की। क्या साराई मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है। लेन शो ने बीवी से बारिश होने की कयास आराई की, मतलब उन्होंने लेन शो ने अपनी बीवी से कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। कयास आराई की ना, जब अब ऐसे जाहिर सी बात है बादल छा गए और घटा छा गई तो हम बोलेंगे लग रहा है बारिश होने वाली है, कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा है। लेन शो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा था, तो लेन शो ने लिफाफे पर ये अल्फाज लिखे कि ये ख़त खुदा को मिले, है ना। आगे चलते हैं बेटा, ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए। ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए। लेन शो वाला चैप्टर आई थिंक आपके इंग्लिश वाले चैप्टर में भी है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप सबका बहुत अच्छा क्लियर होगा, है ना बेटे। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ज़ालाबारी से क्या नुकसान हुआ। ज़ालाबारी से क्या नुकसान हुआ, तो ज़ालाबारी से दरख्तों पर पत्ते नहीं रहे, खेतों का सत्यानाश हो गया, बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। तो क्या हुआ, फसल पूरी बर्बाद हो गई, है ना। फसल पूरी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब है अगला क्वेश्चन बेटा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, उनका ताल्लुक किस खानदान से था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। क्या था, भीमराव सुखपाल। इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाद में उन्होंने इसे भीमराव अंबेडकर कर लिया। उनका ताल्लुक कहाँ से था, महाराष्ट्र के मेहार ख़ानदान से था। कहाँ से था, मेहार ख़ानदान से। इस आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है बेटा। कह रहे हैं छुआछूत से मुल्क को क्या नुकसान होता है। छुआछूत की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत की शिकार रहा है। कह रहे दुनिया से दिल लगाने के क्या मानी है। दुनिया से दिल लगाने के क्या मानी है, दुनिया में पूरी तरह से क्या हो जाना बेटा, डूब जाना, है ना। दुनिया की आलाइशों और मादियत परस्ती इस कदर डूब जाना कि आखिरत का ख्याल ही न रहे मुनासिब नहीं है ना। कहते नहीं कि दुनिया में ही हर तरह की आराम आशाइश है तो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी दुनिया तो सजानी ही है, उसके साथ साथ हमें अपनी आखिरत को भी संवारना है ना। अब कह रहे हैं अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है। शायर अब क्या कह रहे हैं कि अभी आए अभी चले से शायर की मुराद है कि ज़िंदगी का मुख्तसर यानी 4 रोज़ होना, 4 रोज़ा होना, यानी अभी आए और अभी चलाए, यानी बहुत ही कम ज़िंदगी मिलना। आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। जाहिर सी बात है खाना पकाना सीखे होंगे। चलो आंसर जानते हैं इनका। जंगलों में लगी आग को देखकर इंसान ने आग जलाना सीख लिया। आग की दरियाफ्त से उनकी ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली आई। उन्होंने गोश्त को भूनना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उससे खाना बनाना भी शुरू कर दिया, है ना। आंसर आ गया, जाहिर सी बात है। अब क्या हुआ बेटा, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। किसने लिखा है ये वाला शेर, ज़ौक़ इब्राहिम ने। ये गज़ल किस शायर ने लिखी है, तो सैयद मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने। किसने लिखा है बेटा, ज़ौक़ ने, ठीक है। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले। कह रहे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। गज़ल के शायर का क्या नाम है, तो मीर तकी मीर ने लिखा है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, तो ये गज़ल मीर तकी मीर ने लिखी है। अब कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए थे, तो मुंशी प्रेमचंद बनारस में 1880 में पैदा हुए थे। ये बेटे लास्ट के 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कब कौन सा शायर पैदा हुआ, कब इंतकाल हुआ, कौन सा चैप्टर किसने लिखा, कौन सी नज़्म किसने लिखी, ये सारी चीज़ें इंडेक्स से पढ़ लेना आप सभी, है ना। जैसे पूछ लिया कि हमद नज़्म नात के शायर का नाम क्या है, इस्माइल मेरठी। पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम क्या है, अल्लामा इकबाल। इस तरीके से, है ना। पहला सबक हमद किस शायर का नाम क्या है, तो इस्माइल मेरठी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब बेटा बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में सिलेबस को ध्यान रखो। सिलेबस इंग्लिश में, उर्दू में निसाब, हिंदी में पाठ्यक्रम,
है ना, समझ में आ गया। उर्दू में निसाब। तो नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है वो नेकी और बदी, जो कि मेरी फेवरेट नज़्म है, आई थिंक आप सबकी भी होगी। कॉल का पास, अब देखो खुलासा आपको कौन कौन सा पढ़ना है, जो कि पूरे 5 नंबर का आएगा, ध्यान देंगे। देखो बेटा, एक तो खुलासा पूछा जाएगा, जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे नादान दोस्त, नहीं सॉरी, ये तो 9th में है। कॉल का पास जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है ना। अब एग्ज़ाम में आ जाए कि इसका खुलासा बयान करिए, या फिर लिखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। दोनों में से कोई एक करना होगा। तो मेरा मशवरा है, अगर आपने मुंशी प्रेमचंद के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो उनको ज़रूर लिखें। नहीं पढ़ रखा है, उल्टे सीधे नहीं लिखना। आपने कॉल का पास चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप सभी को उसका खुलासा आसानी से कर लेंगे। आपको अपनी ज़बान में वो कहानी बयान कर देनी है, लिख देनी है ना। आप कह रहे हैं कि नेकी और बदी नज़्म में शायर ने क्या पैगाम दिया है, ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर में समझा रखा है, ये दे भी रखा है। या फिर मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। तो आप नेकी और बदी नज़्म आसानी से कर लोगे, क्योंकि चैप्टर को क्लास में अच्छे से पढ़ा है, लर्न करा है। हालांकि मीर तकी मीर को भी पढ़ रखा है, लेकिन याद नहीं होते, बड़ी मुश्किल से याद करते हो आप सभी। आप कह रहे हैं एग्ज़ाम में यानी इम्तिहान में पूछी जाने वाली दरख्वास्तें, है ना बेटे, तो इसे आप सभी देख लो ध्यान से। ये कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो, वालिद साहब के नाम अगर ख़त आ जाए तो इस तरीके से एड्रेस डालना, और फिर उसके नीचे आदाब अलक़ाब के जनाब वालिद साहब आदाब, उम्मीद है कि आप खैरियत से बखैरियत होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद है कि इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर पाऊँगी या मुझे चंद किताबें ख़रीदनी है और कुछ गरम कपड़े सिलवाने हैं, इसलिए मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। मुझे मुबल्लिग 1000 रुपये बज़रिया मनी ऑर्डर भेज दीजिए। अम्मी और बाजी खैरियत से हैं आप, और सलाम कहती हैं आपका प्यारा बेटा, नाम लिख दीजिएगा इस तरीके से। अब दरख्वास्त है बेटा फ़ीस माफ़ी की, इसे भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं पढ़ दे रही हूँ। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है तो 2 नंबर उसके मिल जाएंगे। ये नफ्स मज़मून जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जैसे है बेटा कि गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 7वीं या फिर 9वीं या 10वीं 11वीं जो भी आपकी क्लास रहे, यहाँ पे चेंज कर देना कि सेक्शन बी में पढ़ती हूँ। मेरे वालिद एक मामूली मुलाजिम हैं, मुलाजिमत करते हैं, उन पर एक बड़े ख़ानदान के कफ़ालत का बोझ है, इसलिए वो मेरी फ़ीस अदा करने से कासिर हैं। बराए करम आप मेरी फ़ीस मुआफ़ फरमाएँ, एन नवाजिश होगी। फिर राइट साइड में तारीख और फिर लेफ़्ट साइड में आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा, नाम, जमात, रोल नंबर, इस तरीके से आप कर देंगे बेटा। और उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सभी को ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो और फुल मार्क्स लेकर आएँ। और कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताएंगे, ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया और वीडियो कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खूब अच्छे मार्क्स लाएँ। अल्लाह आप सभी को कामयाब करे।